हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआईबी का जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे। और हम आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम का जो सब्जेक्ट है वो वाला बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो पहला चैप्टर है इसमें वो है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, चैप्टर नंबर 1। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें बोला है डेवलपिंग एम्प्लॉय इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो आपने भी देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे अगर आप बैंकों की बात करें तो वहाँ पे आपका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशन किया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है आपकी। जब भी आप प्रमोट होते हैं तब भी उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और हर साल आपको कुछ ई लेसन्स भी कंप्लीट करने होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को बताते हैं या टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो जो एम्प्लॉय को जो है डेवलप करना, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि आप 50 ई लेसन करना और जब तक आप रिटायर होंगे तब तक वो काम आएगा, ऐसा नहीं है। हर साल आपको ई लेसन्स करने होते हैं। हर साल आपको कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि बैंकों के एग्ज़ाम्स वो सब क्लियर करने होते हैं। ये सब किसके लिए है? ये आपका डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉय को जो स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए, उनकी जो नॉलेज है उसके डेवलपमेंट के लिए ये होता है। इट फॉर्म्स ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एचआर फंक्शंस। तो एचआर का जो काम है उसमें से जो एम्प्लॉय को डेवलप करना ये एक बहुत बड़ा काम रहता है। मेजर जो फंक्शन है एचआर का वो यही होता है। जो अमेरिकन सोसाइटी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ASTD इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो इसको ये जो एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड काम करती है एचआर और ट्रेनिंग फंक्शंस के लिए, तो उसने अपना नाम चेंज कर दिया है। नाम क्या रखा है? एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, यानी टैलेंट को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना। कब किया उन्होंने अपना नाम चेंज? वो 2004 में किया था। और अभी तक वो अपना नाम जो चेंज करके उन्होंने रखा है उसी के साथ वो अपना काम कंटिन्यू कर रही है और अपने इसी जो उन्होंने नाम रखा है कि टैलेंट डेवलपमेंट, उसी पे वो फोकस करके अपना काम कर रही है। फिर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की जो फर्म्स है अभी वो क्या है, वर्ल्ड वाइड उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच हो गई है। कैसे? मर्जर के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू। तो जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडिया की इकोनॉमी, तो वो ग्लोबल हब की तरह काम कर रही है। और अगर हम सेंचुरी के पहले डिकेड की बात करें तो बहुत सारी इंडियन कंपनी जो है बहुत ज़्यादा जो बिलियन ऑफ डॉलर्स है उतने तक का जो है इन्वेस्टमेंट लेके आई है। तो इससे जो ग्लोबल मतलब ओवरऑल जो वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कई सारे जो लैंडिंग प्लेयर्स हैं वो इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें 2020 की, तो इंडिया जो है 250 मिलियन जो है लेबर पूल इसमें ऐड करेगा। और हर साल जो है 15 मिलियन एक साल का जो लेबर है वो ऐड हो रहा है। ये कौन सी है? वर्क फोर्स है जो कि काम करती है। जो कि अगर आप लेबर फोर्स की बात करो, बहुत ही जो प्रोग्रेसिव नेशन है जैसे यूरोपियन, तो उनकी जो लेबर फोर्स है उससे कहीं गुना ज़्यादा है इंडिया की। और इसमें एक नीचे डेटा दिया हुआ है कि जो इंडिया है, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में जो इकोनॉमी है वो डोमिनेट करेगी। और इंडिया जो होगा सेकेंड लार्जेस्ट GDP होगा चाइना के बाद। कब की बात हो रही है? 2040। तो 2040 में जो BRICs की जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो चाइना पहले नंबर पे रहेगी और इंडिया दूसरे नंबर पे। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा? इसमें मेन हमने यही सीखा है कि एक तो इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉय को डेवलप करना यही एक मेन काम होता है एचआर फंक्शन का। फिर एक अमेरिकन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग ने अपना नाम चेंज करके एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट रखा है। फिर नीचे यहाँ पे बताया कि बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ के इन्वेस्ट किया। यहाँ के इन्वेस्ट किया तो यहाँ के जो लेबर है, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर नीचे ब्रिक्स जो कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगी और चाइना पहले नंबर पे होगी। ये डेटा कब का दिया? 2040, मतलब आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ये सब इसमें बोला हुआ है। फिर मैनेजमेंट थ्योरी फ्रॉम एंशिएंट डे, पुराने टाइम से क्या पता लगा है कि मैनेजमेंट थ्योरी कितना काम कर रही है। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना, एंशिएंट मतलब पुराने टाइम। तो पुराने टाइम से मैनेजमेंट थ्योरी का क्या मतलब है? इसमें बोला है कि जो मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है ये कब से शुरू हुआ? ये बहुत ही पुराना है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने रहना शुरू किया ग्रुप्स में। जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है शुरू से ऐसी थी कि वो अकेले अलग थलग नहीं रह सकते, वो ग्रुप में ही रहे। तो जब से उन्होंने रहना शुरू किया, ग्रुप में रहना शुरू किया, तब से ही मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो गया। बहुत से आपके एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जो अनसेंट सिविलाइजेशन है, जैसे ग्रीस बोल लीजिए, रोम बोल लीजिए, या और भी कई सारे नाम दिए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ताजमहल को बनाया गया या इजिप्ट के पिरामिड्स आपने देखे हैं, तो वो सब क्या बताते हैं? ये वो बताते हैं कि कितने अच्छे से इफेक्टिव मैनेजमेंट में इन्होंने काम किया। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्या बताते हैं? ये बताते हैं द प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द ओल्डन डेज ऑल्सो, मतलब उस टाइम पे भी मैनेजमेंट था। अब जैसे कोई काम है उसमें एक मैनेजमेंट करके ही उस काम को किया जा सकेगा। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया होगा या उस टाइम पे बोल दिया होगा, उनको इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि आपको ताजमहल बनाना है, तो एक या कुछ लोग मिलके उनको मैनेज कर रहे हैं। अभी किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव में उन्होंने कम्युनिकेशन किया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। फिर काम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कि आप ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, इस टाइम तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए।
यहाँ से ये चीज़ें मंगाई जाएगी, तो पूरा मैनेजमेंट करके उसको चला होगा। तो वही सब इसमें बोला जा रहा है कि जो जो आपने देखा होगा कि पिरामिड की शेप में दिए गए हैं, कितना मुश्किल रहा होगा, उनके पास उतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, फिर भी वो काम कर पाए। रीज़न उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स था वो अच्छा था। तो वो उस टाइम पे भी, जो एंशिएंट टाइम है, तब भी ये जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उन्होंने और आपको थोड़ा पुराना टाइम का एग्जांपल दिया कि 500 AD के टाइम पे जब गुप्ता डिस्टिनी थी, या बाद में 1000 जो 1000 AD आया, उस टाइम पे भी क्या था कि बहुत सारे एरियाज़ में हमें मैनेजमेंट थ्योरी देखने को मिली। और अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें 200 ईयर्स पहले भी जो है मैनेजरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तब भी ये मैनेजमेंट थ्योरी आया था। और जो सिविल सर्वेंट है, या जो ब्रिटिश के जो प्रैक्टिस थे, जो इंस्टीट्यूट्स किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स, तो उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स थी, जो पीपल और बिजनेस मैनेजमेंट की जो स्किल्स थी, वो इतनी सक्सेसफुल थी कि अभी भी इंडिपेंडेंस के 60 ईयर्स के बाद भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें भी वही वाली जो प्रैक्टिसेस है जो 200 साल पहले बताई गई थी, वो यूज़ की जाती है। तो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी थी कि अभी भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एक नीचे उन्होंने बुक बताया है, बुक का नाम आप याद कर लीजिए किसने लिखा है। ये एल्बर्ट स्कीवेस्टर ने बुक लिखा था, उसका नाम था इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। वो भी इसी के ऊपर था कि कैसे मैनेजमेंट थ्योरी काम करती है। ठीक है, तो 1 नंबर का पूछ सकते हैं बुक का नाम, तो बुक आप याद कर लीजिए। ऐसी एक है चेस्टर बेनर्ड, ये भी एक सोशलिस्ट थे, तो इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई। वो किसके ऊपर थी? वो थी सोशल सिस्टम पे, कि सोशल सिस्टम कैसे जो है सोशल सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट की कैसे काम करती है। इन्होंने क्या बोला था, इनका जो फीचर्स था इनके अप्रोच का, हमारे चेस्टर बेनेट के अप्रोच का, इसमें बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो एक पर्सन से नहीं होगा, चाहे आप बोल लीजिए क्लर्कल या सब स्टाफ या ऑफिसर्स या मैनेजर्स, तो किसी भी पोस्ट में हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और हर काम बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑफिस बैंकों की बात करो, अगर जब तक मेकर क्यू नहीं पुट करेगा तो आप चेकर उसको नहीं पास कर पाओगे, तो हर किसी का रोल है। ठीक है, तो वैसे ये काम करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल सिस्टम है। जो अब अलग अलग कल्चर से लोग आए तो उस हिसाब से सिस्टम जो है, जैसे बोलते हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है, हमारे बैंक में कल्चर ऐसा है, तो कल्चर आया कहाँ से? जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से वो कल्चर आया। तो वही बोला है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल सिस्टम है, और सोशल सिस्टम के साथ साथ वो एक कल्चरल रिलेशनशिप, अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो आपस में मिलकर काम को करते हैं। रिलेशनशिप एक्सिस्ट अमंग द एक्सटर्नल एज वेल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों का बाहर, अगर हम बैंकों की बात करें तो कस्टमर्स हो गए, बाहर के कस्टमर्स, और आपस में भी जो एम्प्लॉय है वो मिलकर रहते हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कॉर्पोरेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स, तो जो ग्रुप मेंबर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कॉर्पोरेशन ज़रूरी है। आप बैंक भी देखिए, आपका मैनेजर है कोई ऐसा है जिसके साथ आपका थिंकिंग नहीं मैच करता, तो वो जो काम है आपका आउटपुट है वो अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएगा। तो आपको एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चलना है। अगर मेकर क्यों नहीं पुट कर रहा तो आप उसको पास नहीं कर सकते, या आप क्यों नहीं पुट कर रहे तो आपका मैनेजर नहीं, मतलब सबके बीच में कॉर्पोरेशन बना रहेगा, तभी जो है इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उसको अचीव किया जा सकेगा। और अगर हम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करें तो जो हॉलमार्क है, जैसे गोल्ड का हॉलमार्क जैसे होता है ना, तो वैसे अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट के हॉलमार्क की बात करें तो उसका हॉलमार्क है हार्मोनी, शांति बिटवीन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनी मतलब तालमेल बना रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और अलग अलग जो ग्रुप है उनके बीच में प्रॉपर हार्मोनी रहेगी, शांति और तालमेल रहेगा, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो एंशिएंट का क्या बताया? एंशिएंट टाइम से मैनेजमेंट लाई करता था, पहले से ये था, जैसे ताजमहल बनाया गया या पिरामिड्स बना गए, तो लोगों ने मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा था, इसकी वजह से हो पाया। फिर यहाँ पे 500 AD या 1000 AD का एग्जांपल दिया कि तब भी मैनेजमेंट सिस्टम था। फिर 200 साल पुराना लेटेस्ट एग्जांपल दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा था कि आज़ादी के 60 ईयर्स के बाद भी हम वही ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। फिर एक बुक का नाम था, बुक है इंडियन थॉट्स एंड इन डेवलपमेंट, ये बुक लिखी थी एल्बर्ट स्कीवेस्टर ने, और ये बुक का नाम आप याद कर लीजिए। ऐसे चेस्टर बेनर्ड ने एक सोशलिस्ट, इन्होंने एक थ्योरी दी और मैनेजमेंट को लेके, उसकी थ्योरी में क्या बोला था कि जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और लोगों का आपस में रिलेशनशिप है, और जो एक्सटर्नल है उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप है। लोग कॉर्पोरेट होकर काम करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के? मिलजुल के काम करना और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट देना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव, तो वो उससे पूरा होता है। एक अच्छे मैनेजमेंट के हॉलमार्क की बात करो तो वो शांति है, हार्मोनी है, मतलब तालमेल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेके और अलग अलग जो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं उनमें रहता है। फिर लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर। लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ? पहले बोला था कि पहले क्या था कि इंट्रोडक्शन और क्या था, रिजर्वेशन सिस्टम। तो रिजर्वेशन सिस्टम में क्या था, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ठीक है, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी ताकि बाकियों के साथ वो कैचअप कर सके, मतलब बाकियों के साथ मिलकर काम कर सके। फिर बाद में ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा MNC कंपनीज आई इंडिया में। लिबरलाइजेशन के बाद से क्या हुआ 1990 के बाद से, कि बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनीज आई। पर ये लिबरलाइजेशन क्यों हुआ था?
क्या इसके बिना लिबरेशन के बाद से क्या हुआ कि बाहर की कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है? ये नहीं था। मतलब 1990, देखिए आज़ादी 1947 में हुई, तो लिबरेशन कब आया था? 1990। तो इतने साल बाद क्यों आया? अगर ये अच्छा था तो पहले क्यों नहीं आया? और अगर इसमें कुछ खराबी थी, लिबरेशन आना खराब है कि बाहर की कंपनीज आ गई, बाहर के बैंक आके इंडिया में ब्रांचेस ओपन करने लगे, तो ये अगर ख़राब था तो 1990 के बाद भी ये क्यों आया? तो उसका लिबरेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि लिबरेशन होता है कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग बाहर जा सकते हैं, कंपनीज खोल सकते हैं, फॉरेन रिजर्व अर्न कर सकते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लिबरेशन के। ये 1990 में इसलिए आया क्योंकि जैसे आपने श्रीलंका की कंडीशन देखी ना कि उनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है अभी कुछ टाइम पहले, जो उनकी जो न्यूज़ थी, तो उनके पास कच्चा तेल या कुछ भी खरीदने के लिए मैं बाहर से हम खरीदेंगे, जैसे आप दुकान में जाएंगे तो दुकान वाला क्या बोलता है? पैसे दो। क्योंकि अब इंडिया में तो इंडिया का दुकानदार आपसे रुपए मांगता है जो कि आपके पास है सेम करेंसी। लेकिन अगर बाहर से कुछ खरीदते हैं तो वो अपनी करेंसी में मांगते हैं, जैसे यूएसए से अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, या जनरली कुछ करेंसी जो सभी को माननी पड़ती है, जैसे यूएसए डॉलर हो गया, तो 3-4 ऐसी करेंसी जो सबको माननी पड़ती है कि हाँ इन करेंसीज में डील होगी, बाकी करेंसीज में नहीं होगी। तो लिबरेशन का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि 1990 के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो गया था, बहुत ही कम रह गया था, कुछ ही दिनों के लिए रह गया था। अगर लिबरेशन नहीं होता तो हमारे पास पेट्रोल, कच्चा तेल जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं उसके हमारे पास पैसे नहीं होते, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो अगर हम सोच रहे हैं कि लिबरेशन का हमें लॉस है, तो लॉस नहीं है, जो लॉस हो सकता था उससे बचाने के लिए लिबरेशन वाली जो स्कीम है लागू की गई थी। तो लिबरेशन के बाद से हुआ क्या कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है वो इंडिया में आके क्या करने लगी? काम करने लगी। ठीक है, तो अब वो अपनी कंपनी है तो उनको रूल्स भी अपने ही मानने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये जो आपने देखा होगा एमएनसी कंपनीज में ये सब नहीं होता कि अगर आपको SC ST है या फिर लेस प्रिविलेज है तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे आपकी क्वालिटी देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो जो हाईली प्रोफेशनल्स जो एमएनसी कंपनी है उनका जो एम्फेसिस, मतलब उन्होंने जोर किस बात पर दिया? ओनली ऑन कॉम्पिटेंस, मेरिट। कॉम्पिटेंस मतलब योग्य, जो जितना योग्य होगा, जो मेरिट लिस्ट को क्लियर करेगा उसी को जॉब मिलेगी। और फिर जो सडनली जो है वर्क एनवायरनमेंट चेंज होना पड़ा, ठीक है, इस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई गई। उस हिसाब से पहले की जो पॉलिसीज़ थी वो लेस प्रिविलेज लोगों को ध्यान में रखे बनाई गई थी, और जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके ऊपर थी पॉलिसी। लेकिन एमएनसीज कंपनी आई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एमएनसीज कंपनी ने बोला कि हम रिजर्वेशन सिस्टम को नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस और मेरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, तो उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ भी हमारी चेंज करनी पड़ी। और इसमें क्या बोला भाई, इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको कुछ डेटा दिए हुए क्या क्या है। फिर आपका आता है कंटेम्प्रेरी रिस्पॉन्स टू HRM। तो एक बोला है कि एक सर्वे किया गया इंडियन CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें सजेस्ट किया गया था कि इंडियन जो मैनेजर लीडर्स हैं वर लेस डिपेंडेंट ऑन देयर पर्सनल कैरिस्मा बट दे एम्फेसिस लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो मतलब कोई भी चीज़ जो इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो टाइम टू टाइम, मतलब स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए और लॉजिकल वे में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तब वो अच्छे से हो पाएगी। और 1969 में क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन हो गया इंडियन के बैंक का, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो नए नए लोग हैं, नेशनलाइज के बाद से जो नए नए लोग हैं उन्होंने बैंकों में ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। और फिर नई नई एक्सपेक्टेशन है वो लोगों में आ गई, नेशनलाइज हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी, और एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ बैंकों में आई। नेशनलाइज हो गए तो लोगों को लगा कि हाँ ये एक अच्छी, क्योंकि नेशनल बैंक में कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके अंदर योग्यता होगी, काबिलियत होगी, तो वो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। तो इससे DA सिस्टम को फिर लिंक किया गया सैलरी के साथ। 1970 की बात हो रही है, जिससे जो क्लर्कल और जो मैसेंजर्स थे उनकी जो सैलरी अचानक से काफ़ी बढ़ गई, और इससे डिमांड भी आने लगी। जो बैंक है उसमें अनएम्प्लॉयड लोगों ने ज्वाइनिंग शुरू कर दी, ठीक है। जब उनको मालूम अच्छी सैलरी मिल रही तो अनएम्प्लॉयड से अच्छा वो बैंक ज्वाइनिंग करेंगे, तो जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट थे तो धीरे धीरे उन्होंने बैंकों को ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वही सब इसमें हुआ कि लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मेजर्स फर्दर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990s। इसके बाद जब लिबरेशन हुआ 1990 में तो उसके बाद से प्राइवेट बैंक भी आने लगे, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक आपने इंडिया में देखा, उनकी कई सारी ब्रांचेस ओपन होने लगी। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि एक मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मतलब मॉडर्न प्रैक्टिस मतलब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो क्या क्या वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रेजल सिस्टम हुआ कि कैसे उनके एम्प्लॉयज़ का जो ग्रीवेंसेस है, जो उनको परेशानी है तो उसको कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे उनकी परेशानी का सॉल्यूशन देखना है, और इससे एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, ठीक है, विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम। तो ये सब चीज़ें उसमें चेंज की गई, किसमें? HRM पॉलिसीज में। तो ये इसमें बोला है कंटेम्प्रेरी रिस्पॉन्स की अभी की क्या बात है HRM को लेकर, तो उसमें बोला कि नेशनलाइज के बाद से ऐसा हुआ। फिर 1990 के बाद से क्या हुआ कि बहुत सी फॉरेन ब्रांचेस जो है इंडिया में ओपन होने लगी, फिर उन्होंने भी अपना इस तरह से जो है फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को देनी शुरू कर दी।
यहाँ पे एक और बात बोली इसको, आपको जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। तो मेन चीज़ अगर हम देखें तो यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो बस वो हिस्ट्री था, जो मेन क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहीं से शुरू हो गई। तो उसमें कंसेप्ट, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। जो एचआरएम का जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो 150 साल से डेवलप हो रहा है, और ऑरिजिनेटिंग विद द इंडस्ट्री, जब से इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई तब से इसका ऑरिजिनेट हुआ, तब से ये शुरू होने लगी। तो एचआरएम क्या चीज़ है? तो एचआरएम का आपको डेफिनेशन दिया है, एचआरएम इज़ कंसर्न विद पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके लिए कंसर्न रहता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। हर ऑर्गेनाइजेशन किससे होती है? लोगों से बनी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोग ही मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और सर्विसेज वो देते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो धीरे धीरे वो और इम्प्रूव करें, उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, वो सब चीज़ भी इसमें देखी जाती है। एंड इंश्योरिंग, और इस बात को इंश्योर करें कि वो अपने जो कमिटमेंट उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, तो उस कमिटमेंट को पूरा कर सके। तो एचआरएम में क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बनी होती है, तो उनकी सर्विसेज एक्वायर की जाती है, लोगों की सर्विसेज एक्वायर की जाती है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अच्छे से अपना परफॉर्म करें, और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम इस तरह से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे, वो कमिटमेंट भी पूरा कर सकें, ठीक है। वो है हमारा एचआरएम। और इसमें बोला है कि एचआरएम इज अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीजंस। तो एचआरएम में कई सारे जो डिसीजंस है वो सब आ जाएंगे, दैट फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, देयर क्वालिटी कंट्रीब्यूशंस टू द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयज़ टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो इससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकेगा, ठीक है। एचआरएम इज ए मैनेजमेंट फंक्शन दैट हेल्प मैनेजर्स टू अट्रैक्ट, सेट एक्सपेक्टेशंस एंड डेवलप मेंबर्स। तो इसमें क्या है कि एचआरएम एक मैनेजमेंट फंक्शंस है जिससे जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, सेट एक्सपेक्टेशंस एंड डेवलप मेंबर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं वो उनके साथ जुड़े रहे, वो उनके साथ बने रहे, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। कोर एलिमेंट ऑफ एचआरएम, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं? पहला पीपल, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पीपल। जैसे मैंने बोला कि कोई खाली बिल्डिंग है तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलोगे, वहाँ के जो लोग हैं वो उसको कंप्लीट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पीपल। इट इज़ अ पीपल हु स्टाफ एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है और वो उसको मैनेज करते हैं, पहला आ जाएगा पीपल। सेकंड कौन आ जाएगा एचआरएम का एलिमेंट? वो आ जाएगा मैनेजमेंट। एचआरएम इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी देखा कि जैसे ताजमहल बना, पिरामिड्स बने, तो वहाँ पे मैनेजमेंट होगा तभी वो काम को कर पाए, ठीक है। बिना मैनेजमेंट के आप कोई चीज़ नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब अस्त व्यस्त स्थिति में रहेगा, हौच पौच इस तरह से बोलेंगे। तो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एचआरएम में क्या है कि मैनेजमेंट फंक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है, और प्रिंसिपल फॉर एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड रिमेनिंग एम्प्लॉयज एंड। तो ऐसे ऐसे प्रिंसिपल जो कि एम्प्लॉय को एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट में। तीसरा है बिहेवियरल डायनामिक्स। डिसीजन रिगार्डिंग पीपल मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्ट। तो जो भी लोग हैं, स्टाफ है, उनके रिगार्डिंग क्या डिसीजंस है वो एंड कंसिस्टेंट एंड शुड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच इन टर्न शुड। तो इससे क्या है कि अगर आप अच्छे से उनको मैनेज कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग आप अच्छे डिसीजन ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो उनकी जो आउटपुट है वो अच्छे से बढ़ेगी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो भी हमारा इंप्रूव होगा। तो ये आ गया हमारा बिहेवियर डायनामिक्स में। चौथा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। एचआर जो प्रिंसिपल जो भी हमने यहाँ पे बात की, तो ये बिजनेस में भी लागू होते हैं, नॉन बिजनेस में भी। जैसे आप बोलिए एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशंस एंड इवन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग वॉलंटियर होकर काम करते हैं, जहाँ पे कोई जिसको आप नॉन बिजनेस बोल लीजिए, मतलब प्रॉफिट अर्न करना जिनका मोटिव नहीं है, तो हर जगह पे एचआर के प्रिंसिपल्स हर जगह पे काम करते हैं। यूनिफॉर्मिटी है इनके प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मिटी की लाइन यहाँ पे ऊपर भी लिखी थी यहाँ पे कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की कि जो उनके प्रिंसिपल की बात की, वो सब क्या है, वो हर जगह पे लागू होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, कोई एजुकेशन है, कोई रिक्रिएशन है या कोई सोशल है। तो हर जगह पे जो है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एप्लीकेशंस है इसकी, वो यूनिफॉर्म लेवल पे हर जगह काम करती है। तो एचआरएम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? लोग, दूसरा किस तरह से मैनेजमेंट काम कर रहा है, बिहेवियरल डायनामिक्स, किस हिसाब से अपने लोगों के रिगार्डिंग आप डिसीजंस ले रहे हैं, चौथा यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एचआरएम की एप्लीकेशन है वो हर जगह यूनिफॉर्म सभी में बराबर तरह से काम करती है, चाहे वो बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन हो। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव एचआरएम। क्या इसका ऑब्जेक्टिव, क्या इसका पर्पस है? सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या बोलेगा? टू बी इथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड चैलेंज ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल मानना खुद को, और वाइल मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच डिमांड। तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी के चक्कर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दाव पे लगाए, ऐसा भी नहीं करना। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरीके की सोसाइटी के लिए आप अगर कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमाइज करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसको भी देखना है। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम इम्पैक्ट किए बिना आपको सोशल के जो चैलेंज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पूरा करना, वो आ जाएगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव।
दूसरा देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इस सोशल ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी बहुत प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना 2% ऐसा करके जितना भी प्रॉफिट हुआ है 2% पैसे का उनको कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने अच्छे से पार्क्स बना दिए, कुछ गरीब एरिया में स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी, इस तरह की कोई अगर काम करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। रिकॉग्नाइज करना रोल ऑफ एचआरएम इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एज ए मेजर कंस्टर्ड इन अचीविंग। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल है, वो तो मेन है देखा जाए तो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, वो अपना प्रॉफिट चाहती है, साथ साथ एम्प्लॉय का भी भला चाहती है और सोसाइटी का भी भला चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि जो एचआरएम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में आगे तक वो रन कर सके, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सब इसमें आ जाएगा। तीसरा फंक्शन ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप एंड मेंटेन डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशंस एंड लेवल ऑफ सर्विसेज ऑफ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है उस हिसाब से डिपार्टमेंट क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको डेवलप करना और उनको इस तरह से मेंटेन करके रखना, वो आ जाएगा हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। चौथा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब टू असिस्ट एम्प्लॉय इन अचीविंग, जो हर एम्प्लॉय मिलके काम कर रहा है पर हर किसी का अपना पर्सनल कुछ एक गोल होगा, तो एम्प्लॉय के जो पर्सनल गोल है उसको पूरा करने में मदद करना। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल का अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का जो वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो वो भी इम्प्रूव होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो जैसे कोई 2 स्टाफ है आपके ब्रांच में, मान लीजिए एक बहुत मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है, एक जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है काम भी चल रहा है, वो बहुत कामचोर टाइप का है। तो जो पर्सन मतलब उसके जो पर्सनल गोल्स है जो बहुत मोटिवेटेड, डेफिनेटली उसके पर्सनल गोल्स का जो है वो पूरा हुआ होगा, वो ऐसा मान के चल रहा होगा। तो इस तरह से पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी पूरा करना, ये भी हमारे एचआरएम के ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और एम्प्लॉय पॉलिसी में फोकस करना कि जो एम्प्लॉय को डेवलप करे वो उनको रिटेन कर सके। गवर्नमेंट में तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, प्राइवेट कंपनीज में बहुत ही जल्दी वो 2 साल 3 साल या मैक्सिमम उनका ऐसा रीत होता है कि 5 साल में वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उनको रिटेन करके रखना और एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट भी करके रखना। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में देख लिया आपने सोशल की, समाज के लिए उनकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी इसमें एचआरएम का आ जाएगा। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की हर तरह से डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता रहे, पर्सनल में एज ए पर्सन उसको पर्सनल गोल को अचीव करने में मदद करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने में भी मदद करे। नेक्स्ट है एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी में मतलब एचआरएम एडवाइस मैनेजमेंट ऑन टू सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी जो सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है जो लोगों को लेके है या पॉलिसीज को लेके है, प्रोसेस को लेके, तो एचआरएम क्या करता है, एडवाइस करता है कि क्या सॉल्यूशन रहेगा, उसको वो भी उसमें मदद करता है। तो एडवाइजरी रोल इसमें आ जाएगा। तो इसमें 2 आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेके क्या परेशानी है, दूसरा आ जाएगा प्रोसीजर्स को लेके क्या परेशानी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का क्या आ जाएगा एडवाइजरी रोल में कि डिज़ाइन द स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की किस तरह से काम करेगा, उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर और गाइडलाइंस होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसका क्या कैसे कैसे सोशल को लेके चलना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको पूरा करना है। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, आपको मालूम होगा जब भी आप ज्वाइन करते हैं कोई भी बैंक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी टर्म्स और कंडीशन होती है, तो उसको आपको साइन करना पड़ता है। तो क्या टर्म्स कंडीशन है, कैसे आपको कंपनसेशन मिलेगा, किस हिसाब से आपका करियर और प्रमोशन का रूल्स क्या रहेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कैसे रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एज वेल रिटायरमेंट की रिटायरमेंट के क्या प्लान रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगे हमारे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को लेके। ठीक है, तो एडवाइजर रोल क्या है, एचआरएम इसको लेके भी काम करती है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, क्या उनके लिए टर्म्स कंडीशन है, क्या उनकी करियर और प्रमोशन को लेके चीज़ें हैं, कैसे उनका कंपोजिशन सिस्टम रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो एडवाइजरी का पहला था एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसका दूसरा है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी। तो जो भी एक्टिविटीज़ है, मैन पावर की प्लानिंग को बोलिए या रिक्रूटमेंट को बोलिए, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एसओपी होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी है, चाहे आप मैन पावर को लेकर प्लानिंग कर रहे हो या रिक्रूटमेंट कर रहे हो या टू सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को आप हटा रहे हो, सभी को लेके प्रॉपर एक एसओपी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर एसओपी नहीं होगी तो क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा कि हाँ ये उसको ये सही लगेगा तो वैसे काम करेगा, दूसरे को वैसा सही लगेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से नहीं काम करना, आपके बैंक की आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक एसओपी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आपको उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, वही इसमें आ जाएगा प्रोसीजर। तो इस हिसाब से ये अपना एडवाइस करती है, एडवाइजरी रोल। दूसरा आएगा फंक्शन रोल। फंक्शन रोल में क्या होगा कि एचआर फंक्शन इंटरप्रेट एंड हेल्प टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज। तो कैसे कैसे फंक्शन से क्या है उसको कम्युनिकेट करने में मदद करती है। ठीक है, तो जो लाइन मैनेजर्स उनको गाइडलाइंस देता है कि कैसे जो है टू इंश्योर दैट एग्री पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर्स एंड स्पिरिट, की जो भी पॉलिसीज बनाई गई वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, तो वो आ जाएगा फंक्शन रोल की जो पॉलिसीज बनी है उसको इंप्लीमेंट भी किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एचआर डिपार्टमेंट एक मेंटर का काम करता है, बाकी के जो फंक्शन वर्टिकल्स हैं उनको मेंटर का काम कर रहा है, उनको गाइडेंस देने का काम कर रहा है। तीसरा आएगा सर्विस रोल। सर्विस में क्या है, दिस रिक्वायर द एचआरएम डिपार्टमेंट टू बी प्रोवाइडर ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन एचआरएम मैटर्स। तो ये जो एचआरएम डिपार्टमेंट है
सर्विस रोल का मतलब क्या है कि जो यूज़फुल मैटर है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। और चौथा आपका आता है स्पेशलिस्ट रोल, और इसमें एक और लाइन बोलिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टाइम्स ऑफ चेंज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक श्योर दैट इट इज़ अप टू डेट विद, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो सर्विस रोल में आ जाएगा कि जो HRM डिपार्टमेंट है वो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है HRM के मैटर को लेके वो सभी इन्फॉर्मेशन बताएगा, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसको इन्फॉर्म करेगा कि क्या क्या HRM में लेके क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, और ये अप टू डेट होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सबको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वो गया इनका सर्विस रोल। चौथा है स्पेशलिस्ट रोल, इसमें क्या आ गया, क्या होगा, द डिमांड मेन और HRM प्रोफेशंस ओवर द ईयर्स हैज़ लेड टू ग्रोथ ऑफ द फंक्शंस HR स्पेशलिस्ट। तो इसमें क्या है कि स्पेशलिस्ट रोल में क्या अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, जैसे बोला है कि HR स्पेशलिस्ट में आ जाएगा एक तो कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, तो कंपनसेशन के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे एक दूसरा स्पेशलिस्ट होगा रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, जो कि रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग उनको मेन जानकारी होगी। ऐसे एक होगा HR, दो स्पेशलिस्ट हो गए, एक हो गया कंपनसेशन स्पेशलिस्ट और PMS एक्सपर्ट हो गया, और तीसरा रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, तो इसको रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इम्प्रूव। तो स्पेशलिस्ट रोल्स मतलब HR तो प्रोफेशंस है ही जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट है, तो हर स्पेशलिस्ट का रोल उस हिसाब से काम होगा। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, लिखा है ना कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है हैव देयर ओन स्पेशलिस्ट फॉर ऑल दिस, उनकी अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट रोल भी HRM का रहता है। तो HRM का अपना देखा एडवाइजरी रोल में कैसे वो अपने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेके और प्रोसेसर को लेके कैसे एडवाइस करता है। फंक्शन रोल में देखा कि कैसे ये कम्युनिकेट कर रहा है कि लोगों को बता रहा है कि लाइन मैनेजर्स उन सब के लिए मेंटर का काम कर रहा है। सर्विस रोल में उनको क्या कर रहा है, अप टू डेट सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मालूम होनी चाहिए HRM के रिगार्डिंग वो सब उसमें दे रहा है। स्पेशलिस्ट रोल में अलग अलग स्पेशलिस्ट HR में होंगे, जैसे कंपोजिशन स्पेशलिस्ट, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, PMS एक्सपर्ट, तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलिस्ट काम करेंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM का मैनेजरियल फंक्शन में क्या आएगा, पहला है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर में आप कुछ भी करने वाले हैं तो उसके लिए आप प्लान करते हैं। जैसे आप कोई छोटा भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज आपका मोबाइल ख़राब हो गया है या आज आपका मोबाइल काम नहीं करता, आप प्लान कर रहे हैं कि हम एक नया मोबाइल खरीदेंगे, तो उसके लिए आपने पहले से प्लानिंग कर दी, जो कि आपका मतलब ये प्री डिटरमाइंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में जो आप करेंगे उसके लिए पहले से आप सोचते हैं, तो वही आपकी प्लानिंग है। टू अचीव अ डिजायर रिजल्ट, अभी रिजल्ट क्या है, नया मोबाइल खरीदना है, तो उसके लिए आप पहले से प्लान करते हैं। कब खरीदना है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके लिए पहले से आप प्लान करके चलते हैं, ताकि जो रिजल्ट है जैसा आपने सोचा, जैसा आपने डिज़ाइन किया, वैसे ही आपको रिजल्ट मिल सके। और प्लानिंग में क्या होगा, प्लान एंड रिसर्च अबाउट बेस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस वेज। तो इसमें क्या होगा, ये प्लान करते हैं। अभी ये जो मैनेजरियल फंक्शन की बात करते हैं तो क्या प्लान करेंगे, वो ये प्लान करेंगे, वो रिसर्च करेंगे बेस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस की, बेस्ट एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी, वो वेज ट्रेंड कैसा है, लेबर मार्केट कंडीशंस कैसी है, एंड फोरकास्ट मैन पावर नीड्स ऑफ ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो प्लानिंग में क्या किया जाएगा, प्लानिंग पहले क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी है कि फ्यूचर में हम कुछ भी करने वाले हैं, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए हम पहले से प्लान करते हैं। फिर HRM की बात करें तो वो क्या प्लान करता है, वो रिसर्च करता है, प्लान करता है बेस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस कैसे काम कर रही है, वेज ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, लेबर का मार्केट क्या है, तो वो सब चीज़ें उसको देखते हैं। फिर उसी हिसाब से इन सबको देख के, इन सबको एक्सपेरिमेंट करके, इनसे सीख के, रिसर्च करके, प्लान करके, फिर वो फ्यूचर में कुछ भी एम्प्लॉय को लेकर पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा प्लानिंग में। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग एलोकेट इट्स टास्क अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो एलोकेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑफिस में काम है, पर एक काम सभी का अपना अपना काम बटा होता है। जैसे कैश काउंटर है तो वो कैश को ही देखेगा, कैश का हिसाब किताब, शाम को कैश क्लोजिंग जो उसको करनी है तब वो अपना देखेगा कि प्रॉपर कैश मैच कर रहा है, सारा जो फिजिकल कैश है और जो सिस्टम में कैश है वो मैच कर रहा है, तो उसका काम है। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन मैनेजर की बात करें तो उसका काम है क्यू पास करना, और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब वो देखता है। तो सबके अपने अपने काम बटे। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि जो ह्यूमन बींग है वो अपने टास्क को अपने जो मेंबर्स हैं उनके जो उनमें बांटते हैं, मिलजुल के वो काम करते हैं, वो कहा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर विद वेरियस पोजीशन। अब आपने देखा होगा कि हर अलग अलग पोजीशंस है, कुछ बैक ऑफिस की पोजीशन है, कुछ फ्रंट ऑफिस जिसमें कस्टमर से डायरेक्ट डील होता है। तो स्टाफिंग में क्या होगा कि अलग अलग पोजीशन बनाना, और स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिससे अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है और उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्टाफिंग मतलब प्रॉपर पोजीशन बनाना, प्रॉपर अलग अलग काम को लेके सीटें बनाना और वहाँ पे स्टाफ को इम्प्लीमेंट करना, यानी रिक्रूट करना और उनको सेलेक्ट करना। चौथा जगह डायरेक्टिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग, सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द पर्सनल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सुपरवाइज करना, गाइड करना, जो लोग हैं उनको, जो स्टाफ है उनको गाइड करना, वो आ जाएगा उसमें डायरेक्टिंग में।
और ये किस हिसाब से काम करता है ये फंक्शन? इट इन्वॉल्व फॉर वेरियस टास्क लाइक लेइंग डाउन पॉलिसीज, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते रहना, ये सब इसमें आ जाएगा। लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? इट इज़ एक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग। इसमें क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। कंट्रोलर इसमें हमारा होता है। और चेकिंग एंड वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग इज इन कंफर्ट। तो जो भी चीज़ें प्लान की गई, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो इसमें देखा जाता है कि इसमें कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो ये सब हमारी एचआर की पॉलिसीज़ आ गई है। तो 5 है प्लानिंग। प्लानिंग में पहला आ जाएगा, इसमें कुछ भी फ्यूचर में आप करने वाले पहले से प्लान करते। तो एचआरएम क्या करता है कि जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है वो काम करे, उसके लिए उस हिसाब से वो प्लान करता है, उसके लिए रिसर्च करता है, वेज ट्रेंड क्या चल रहा है, लेबर का मार्केट कंडीशन क्या है, वो सब देख के उस सबसे प्लान करता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टास्क अलग अलग मेंबर्स में वो ऑर्गेनाइज करता है, उसको बांटा जाता है। स्टाफिंग अलग अलग सीट्स बनाई जाती है, अलग अलग पोजीशन बनाई जाती है, फिर वहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया जाता है। चौथा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है? सुपरवाइज किया जाएगा। और कंट्रोलिंग जो कि लास्ट है, इसमें रेगुलेटिंग, चेकिंग और वेरीफाई किया जाएगा कि सब कुछ जैसा पॉलिसीज़ के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मैनेजरियल फंक्शन एचआर के कंप्लीट हो गए। एक और देख लेते हैं ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशन में क्या आ जाएगा? प्रोक्यूरमेंट। इसमें क्या आ जाएगा? एचआर की प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट कैसा है, सिलेक्शन एंड इंडक्शन क्या है। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें की जाएगी। कंपनसेशन में उनका वेज और सैलरी को लेकर बात की जाएगी। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो उसकी वैल्यूज़ है उसको ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेट करना होगा। मेंटेनेंस क्या है? जो वर्किंग कंडीशन है कैसे है, एम्प्लॉय को जो कम्युनिकेशन है किस हिसाब से, कैसे उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, तो वो आ जाएगा हमारा मेंटेनेंस में। रिटेंशन में कि जो है रिटेंशन मतलब लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ है उनको खुश रखना, उनको कोई परेशानी ना हो, वो यहाँ पे खुशी खुशी काम करें, मोटिवेटेड होकर काम करें। तो कम से कम रेजिग्नेशन होना, टर्मिनेशन मतलब कम से कम उनको हटाना, ले ऑफ करना, डेथ, मेडिकल सर्विस, तो कम से कम ये हो सके वो सब इसमें आ जाएगा रिटेंशन में। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग और एडवाइजरी। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड प्रिवेंटिव काउंसलिंग फॉर ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थ एयर। तो अच्छे से काम चले तो उसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस देना या प्रॉपर काउंसलिंग उनकी करना। काउंसलिंग मतलब कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कोई एक एक्सपर्ट हमें बता देता है। जैसे कुछ लोग अपनी काउंसलिंग लेते हैं, कुछ मेडिकली डिस्टर्ब होते हैं तो वो प्रॉपरली काउंसलिंग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई एडवाइस करता है और एक प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस करता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ जिस सबसे बात कर रहे हैं या हमारे जिस क्वेश्चन का आंसर हमारे खुद के पास नहीं तो काउंसलर हमें वो बताता है, तो हो जाएगा हमारा काउंसलिंग या एडवाइसिंग। चेंज मैनेजमेंट। एचआर इज ऑफन कॉल ऑन टू मैनेज चेंज वेदर इनिशिएट इंटरनली। जैसे मान लीजिए कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कई बार आपने देखा कि बैंकों का मर्जर होता है या एक्विजिशन होता है, तो उसमें कैसा मैनेजमेंट में चेंज आता है, तो वो सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल फंक्शन आपने एचआरएम का देख लिया है। पहला प्रोक्योरमेंट, जिसमें रिक्रूटमेंट इन सब की बात की जाती है। डेवलपमेंट में उनको स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाती है। कंपनसेशन में उनके वेज या सैलरी की बात की जाती है कि कितना उनको कंपनसेशन होना चाहिए, कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन में जो ह्यूमन जो रिसोर्स है वहाँ के और उनकी जो वैल्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है। मेंटेनेंस में कैसी वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ किस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन है, कितना आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं। रिटेंशन में कम से कम वो रिज़ाइन करे या टर्मिनेशन हो उनका, वो उसको देखा जाएगा। काउंसलिंग में उनको एडवाइस किया जाता है। ठीक है, काउंसलिंग की जाती है हर एम्प्लॉय के हर लेवल पे, ताकि जो वर्क इन्वायरमेंट है हेल्थ एयर अच्छे से वो काम कर सके। चेंज मैनेजमेंट, तो किस हिसाब से मैनेजमेंट चेंज करना, अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं तो अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग कल्चर के लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट को उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 से हम यहाँ से एम्प्लॉय पॉलिसी, यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसे एक बार आप देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।